हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आपको मैं यह कहूं कि आज के इस लेक्चर से जो 3 टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स और एक है NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस, ये 3 टॉपिक में कोई ना कोई 2 टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाएगा। यानी कि मिनिमम 5 नंबर तो आप कंफर्म मान के चलिए इस लेक्चर से, और नसीब अच्छा रहा तो आपका 5 का दुगना 10 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस लेक्चर से आ जाएंगे। एंड चैप्टर नंबर 2 जो है फार्माकोलॉजी का, ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद NSAIDs है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंड उसके बाद है ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस। तो इस लेक्चर को अच्छे से फोकस करके देखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करेगा, है ना। और मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं, तो आराम से आप सिलेबस देख लीजिए थोड़ा बहुत। एंड सिलेबस में आपको पढ़ना है, देखो यहाँ पर ड्रग, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एंड ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट से शुरू करते हैं। देखो, लोकल एनेस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है? काफ़ी बार लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया में अंतर पूछ दिया जाता है। तो लोकल एनेस्थेटिक्स, पहले तो एनेस्थीसिया क्या होता है? तो एनेस्थीसिया एक मेडिकल प्रोसीजर है जिससे कि पेशेंट को कंप्लीटली या पार्शियली अनकॉन्शियस किया जाता है। अनकॉन्शियस मतलब जैसे पेशेंट को बेहोश करना, एनेस्थीसिया कहलाता है। जैसे सर्जरी से पहले पेशेंट को बेहोश करते हैं तो वो एनेस्थीसिया दे करके ही बेहोश करते हैं। एंड कई बार चीज़ों को वो तो पूरा बॉडी अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। तो वो पूरा बॉडी जब अनकॉन्शियस हो गया, पूरा बॉडी, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम किया, और वो होता है जनरल एनेस्थीसिया। वो क्या होता है? जनरल एनेस्थीसिया। लेकिन जो लोकल एनेस्थीसिया होता है, आपके किसी पर्टिकुलर पार्ट के जगह को भुत्तर किया जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, अगर कहीं पे कुछ लेसेरेशन हो गया, जैसे कट गया, फट गया, बहुत ज़्यादा कट गया, टाका लगता है, सूचरिंग होती है, तो जो टाका लगाया जाता है ना, वो जो टाका लगाया जाता है तो उसको भुत्थर करके लगाया जाता है, ठीक है। अगर भुत्थर नहीं करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि सुई से आप कहीं कहीं नीडल के हेल्प से आप इसमें धागा डालते हैं और सीते हैं, तो दर्द होगा बहुत ज़्यादा। तो इस जगह को पर्टिकुलर अगर हमको पेन सेंसेशन फ्री करना है, यानी भुत्थर करना है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर कुछ दवा अप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कहेंगे। तो ओवरऑल एक लाइन में अगर बात करें तो जनरल एनेस्थीसिया पूरे बॉडी को अनकॉन्शियस कर देता है, जबकि लोकल एनेस्थीसिया बॉडी के किस पर्टिकुलर पार्ट को, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर उसको एडमिनिस्टर करेंगे उस जगह पर पेन के सेंसेशन को ब्लॉक कर देगा, आपको दर्द का एहसास नहीं होने देगा, ठीक है। एंड लोकल एनेस्थेटिक एजेंट आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर काम करता है। किस पर काम करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर काम करता है। जबकि जनरल एनेस्थीसिया चूंकि वो पूरे बॉडी को अनकॉन्शियस करता है, तो वो CNS पर काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है, ठीक है। चूंकि अभी हम लोग ड्रग्स एक्टिंग ऑन PNS चैप्टर में है, तो यहाँ पर हम लोग लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर बात करें लोकल एनेस्थेटिक्स की बात करें, जिसको LAs कहते हैं, ये ड्रग्स होते हैं जो ब्लॉक करता है सेंसेशन ऑफ पेन इन द रीजन वेयर दे आर एडमिनिस्टर्ड। कहने का मतलब है कि लोकल एनेस्थेटिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जो पेन के सेंसेशन को ब्लॉक करता है। कहाँ पर? रीजन वेयर दे आर एडमिनिस्टर्ड, जहाँ पर एडमिनिस्टर किया जाता है। काफ़ी पॉपुलर दवा है लिग्नोकेन, आपने सुना भी होगा लिग्नोकेन के बारे में। मैं आपको लिग्नोकेन दिखाता हूँ। देखो, लिग्नोकेन काफ़ी पॉपुलर है, जाइलोकेन 2% के नाम से आती है। तो अगर आप इस इंजेक्शन को, अगर आप जैसे मान लो कहीं पे भी लेसरेशन हुआ है, कहीं पे भी कटा फटा है, तो आस पास वहाँ पर क्या कर देते हैं, जो स्किन वाला लेयर है, इसी में आप वहाँ पर थोड़ा थोड़ा चारों बगल से इंजेक्ट कर देते हैं, है कि नहीं? हाँ, इंजेक्ट करते हैं, तो जहाँ पर इंजेक्ट किए हैं वहीं पर उस पेन सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है। या फिर जेल के फॉर्म में आता है तो वहाँ जेल लगा देते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो जेल लगा देते हैं तो वहाँ पर पेन सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि लोकल एनेस्थेटिक पेन के सेंसेशन को ब्लॉक करता है। कहाँ पर? द रीजन वेयर दे आर एडमिनिस्टर्ड, यानी कि जहाँ पर हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स एक्ट्स एज बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, दस प्रोवाइडिंग फर्दर एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेशन। कहने का मतलब है ये सेंसरी न्यूरॉन को भी ब्लॉक करता है, मोटर न्यूरॉन को भी ब्लॉक करता है, एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं एनाल्जेसिया यानी कि आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, और मसल्स को रिलैक्स करने का भी काम
करता है। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, वो एक होता है इंजेक्टेबल और एक होता है सरफेसियल। तो कुछ इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं तो कुछ सरफेस के फॉर्म में, सरफेस जैसे जेल वगैरह के फॉर्म में आता है कि नहीं। जो इंजेक्टेबल होते हैं, मेन क्लासिफिकेशन है उन द बेसिस ऑफ कितने देर में वो काम करेगा। जैसे शॉर्ट एक्टिंग होता है ना, बहुत तेजी से काम करेगा। इंटरमीडिएट एक्टिंग थोड़ा समय लगाएगा। लॉन्ग एक्टिंग यानी लंबे समय तक वो काम करता है, ठीक है। तो शॉर्ट एक्टिंग जैसे कि उसमें एग्जाम्पल में प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन, क्या क्या, प्रोकेन और, है ना, ध्यान रखना, प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन शॉर्ट एक्टिंग आता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में लिग्नोकेन एंड प्रिलोकेन आता है। एग्जाम्पल पूछा जाता है कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा इंटरमीडिएट एक्टिंग है, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है। तो शॉर्ट एक्टिंग में प्रोकेन आता है और क्लोरोप्रोकेन आता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में लिग्नोकेन आता है एंड प्रिलोकेन आता है। लॉन्ग एक्टिंग में टेट्राकेन आता है ना, ब्यूपीवेकेन आता है, रोपीवेकेन आता है ना। तो आप टेट्राकेन कम से कम एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे। क्या क्या, शॉर्ट एक्टिंग में प्रोकेन, देखो क्लासिफिकेशन लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ देयर एक्शन देयर आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, है ना, एक होता है इंटरमीडिएट, शॉर्ट एक्टिंग माने कुछ देर के लिए काम करेगा। एक होता है इंटरमीडिएट, ठीक ठाक समय बीच बिचाओ। लॉन्ग एक्टिंग यानी लंबे समय तक करेगा। तो शॉर्ट एक्टिंग में आपके प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन आते हैं। इंटरमीडिएट में लिग्नोकेन एंड प्रिलोकेन आते हैं। एंड लॉन्ग एक्टिंग में टेट्राकेन आता है। एंड सरफेस के तौर पर अगर आप जेल के तौर पर देखें तो लिग्नोकेन का, कोकेन का, टेट्राकेन का, बेंजोकेन का, आपका सबका लगभग जेल के फॉर्म में भी आता है। जैसे आप देखते होंगे कि कई बार देखे होंगे कि कैथेटर इंसर्ट किया जाता है मेल में। अगर जो कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, अगर आपको ये कैथेटर दिख रहा होगा तो यूरेथ्रा में अगर इंसर्ट किया जाता है या तो फीमेल में भी, तो वो जो फॉलिस कैथेटर इंसर्ट किया जाता है इसके ऊपर आगे में जेल लगाया जाता है। ये जेल लगाया जाता है ना। ऐसा क्यों किया जाता है, जेल लगाया जाता है? ये जेल इसलिए लगाया जाता है ताकि ये लुब्रिकेट करने का भी काम करता है, प्लस कहीं ना कहीं पेन सेंसेशन को भी, दर्द को फ्री कर देता है। यानी कि पेशेंट में अगर इंसर्ट करेंगे तो उसको दर्द का एहसास नहीं होगा, है कि नहीं। हाँ, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ऑब्जेक्टिव बनता है, कैसे काम करता है। तो जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं वो सप्रेस करता है एक्शन पोटेंशियल इन एक्साइटेबल टिश्यूज बाय ब्लॉकिंग द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। मेन यही है, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। देखो कोई भी सेल में सोडियम की एंट्री होती है तभी पेन का सेंसेशन का फील होता है। अगर मैंने इनको चोटी काटा, देखो यहाँ पर मैं चोटी काटा तो यहाँ पर मुझे पेन फील हुआ, मतलब यहाँ पर सोडियम, यहाँ के सेल में सोडियम की एंट्री हुई, तब जाकर के एक नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एंड हमें मैसेज मिलता है मेरे ब्रेन को कि हाँ यहाँ चोट लग रहा है ना, यहाँ दर्द हो रहा है। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या करता है कि उस जगह पे सोडियम को एंटर ही नहीं करने देगा, समझ रहे हो। तो सोडियम के एंट्री करने के लिए उसका एक गेट बना हुआ है जिसको सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कहते हैं। एंड उसी चैनल को ये ब्लॉक कर देता है, उसी चैनल को ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को। एंड ध्यान से सुनना, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स सप्रेस करता है एक्शन पोटेंशियल। कैसे? अगर सोडियम आएगी नहीं तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। कैसे? तो ब्लॉक करता है सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल को। एंड इन डूइंग, इससे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा नहीं, जिससे कि कहीं ना कहीं पेन का इम्पल्स जनरेट ही नहीं होगा और आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, है ना, है ना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लोकल एनेस्थेटिक एजेंट किसको ब्लॉक करता है? सब लोग कमेंट में बताइए, सब लोग कमेंट में बताइए, है ना। कहते हैं विपरीत बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही वाली बात है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट लाइव क्लास में है जिनका विनाश का काल आ चुका है, समझ रहे हैं, और उनकी विपरीत में दिशा में बुद्धि चल रही है। तो दोस्त काहे के लिए ऐसा कुछ आप लोग कर रहे हैं, है ना, हैं। लाइव क्लास को लाइव जैसा रहने दीजिए। कुछ बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्या गलत बोले? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश होना रहेगा ना तो आपके अंदर उल्टा उल्टा, आपका दिमाग सही डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, फिर आप उल्टा सीधा बात करने लगिएगा, है ना। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो कितना अच्छा बच्चा आंसर कर रहा है, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो पढ़ने दीजिए, क्या ज़रूरत है ना। एंड एक आध दो बच्चा नज़र में आएगा, अभी आपके सामने कॉल करके कोर्स से रिमूव करवा देंगे। भाई रिफंडेबल पॉलिसी तो है नहीं, रिफंड करने का कोई झंझट है नहीं। बाकी रिफंड चाहिए होगा तो जिसको पैसे दिए उससे मांगना, भाई हमको थोड़ी दिए, है ना। फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी, फिर कहाँ बौखोगे अभी, हैं कहाँ बौखोगे, ठीक है। मार झगड़ा करना, एक दूसरे का नंबर ले लो, कांटेक्ट में जाओ, दोनों मारपीट कर लो, ठीक है, जिसको भी मारपीट करना है, फड़ियाना है,
ठीक है। हाँ, अब बाकी क्या कहते हैं, कमेंट में फड़ियाओगे तो फिर हम फड़िया देंगे। माइंड 4 था पैसा ना, नच जाओगे तुरंत, दिमाग काम नहीं करता है, हैं? करे कोई कमेंट में ऐसा कुछ बात, करे कोई झगड़ा, समझ में नहीं आ रहा है, लिख के देते हैं, है हिम्मत तुम करके दिखाओ, 5 मिनट के अंदर तुमको नहीं यहाँ से निकलवा दिए तो बोलना, दोबारा जुड़ नहीं पाओगे, है ना, जिंदगी भर के लिए उदित फार्मेसी से ब्लॉक करवा देंगे, ठीक है। क्यों इरिटेट कर रहे हो सबको, है ना, अच्छे से पढ़ाई चल रहा है, सारे बच्चे पढ़ रहे, 2 बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हो कमेंट में, यार दिमाग खराब है क्या? मैं बार बार कहता हूँ, ये बात एकदम सही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब आपका विनाश का समय आएगा तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो फिर आपका नर्वस आ जाता है, समझे। इधर देखो कितना अच्छा चीज पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बच्चे पढ़ भी रहे हैं सारे बच्चे। चलो इधर देखो, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट क्या करता है, सप्रेस द एक्शन पोटेंशियल। किसको सप्रेस करेगा, एक्शन पोटेंशियल को। एंड कैसे, तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, ठीक है। हाँ, और जिससे पेन का फील नहीं होगा, क्योंकि सोडियम की एंट्री अगर नहीं होगी तो पेन फील नहीं होगा। चलो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो लोकल एक्शंस यानी ऊपर ऊपर क्या काम करता है, clinically used as local anesthetics. Local anesthetics have no minimum local irritant action, block sensory nerve ending, nerve trunks, neuromuscular junction, ganglionic synapse and receptors। कहने का मतलब है जब आप क्लिनिकली लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स का यूज़ करते हैं, LAs मतलब लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स, तो इसका बहुत कम लोकल इरिटेंट एक्शन है, मतलब इरिटेशन कॉज नहीं करता है, ठीक है। एंड सारे नर्व एंडिंग को ब्लॉक कर देगा, नर्व ट्रंक को ब्लॉक कर देगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देगा, गैंग्लियोनिक सिनेप्स को ब्लॉक कर देगा, जिससे ओवरऑल आपको पेन का एहसास नहीं होगा। दे ऑल्सो डिले एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम द मोटर नर्व एंडिंग, एंड वहाँ से जो एसिटाइल कोलिन का रिलीज होना होता है वो रिलीज होने भी नहीं देता है, उसको भी कहीं ना कहीं डिले कर देता है। व्हेन दे आर इंजेक्टेड अराउंड द मिक्स्ड नर्व के आसपास में अगर इंजेक्ट करेंगे तो दे कॉज एनेस्थीसिया ऑफ स्किन को भी एनेस्थेसाइज कर देता है। एंड बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स आर सेंसिटिव, दोनों सेंसरी न्यूरॉन हो या मोटर न्यूरॉन हो, दोनों को ये ब्लॉक करने का काम करता है। अगर सिस्टेमिक एक्शन यानी जब ब्लड में जाता है तो क्या काम करता है, तो CNS में दे कैन प्रोड्यूस अ सब्सिक्वेंट स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन, थोड़ा देर के लिए आपको पहले स्टिमुलेट करेगा फिर आपको ओवरऑल डिप्रेस कर देगा। CVS यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो हार्ट पर दे आर कार्डियक डिप्रेसेंट यानी हार्ट को डिप्रेस करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, बट प्रोड्यूस नो इफेक्ट एट कन्वेंशनल डोज। लेकिन अगर ठीक ठाक डोज लेंगे, नॉर्मल डोज लेंगे तो आपको सिस्टेमिक एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। चलो उसके बाद ब्लड वेसल्स की बात करें तो दे लोअर ब्लड प्रेशर को भी लो करेगा क्योंकि सिंपैथेटिक ब्लॉकेज होता है। हाई कंसंट्रेशन कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा, लेकिन ओवरऑल तब जब आप हाई डोज में ले लेते हो, है ना। ये सबको हाई डोज में नहीं, अगर ऑप्टिमम डोज लेते हैं तो उतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब जैसे देखो लोकल एनेस्थेटिक्स से आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, उसका बताना। कह रहा है व्हाट डू लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक, लोकल एनेस्थेटिक्स किसको ब्लॉक करता है बताओ, है ना। सेंसेशन ऑफ पेन, सेंसरी न्यूरॉन ओनली, मोटर न्यूरॉन ओनली, मसल रिलैक्सेशन, किसको ब्लॉक करता है, इसका आंसर करिए, किसको ब्लॉक करता है। हर एक बच्चा आंसर करेगा तो आंसर हो जाएगा आपका सेंसेशन ऑफ पेन, पेन के सेंसेशन को ब्लॉक करने का काम करता है, पेन के सेंसेशन को ब्लॉक करने का काम करता है। हाउ डू लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स ब्लॉक पेन, पेन को कैसे ब्लॉक कर देता है, अभी तो आपने बोला पेन ब्लॉक करता है, ठीक है। पेन सेंसेशन को कैसे ब्लॉक कर देता है, बाय ब्लॉकिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, स्टिमुलेटिंग एक्शन पोटेंशियल, इनहिबिटिंग सेंसरी न्यूरॉन ओनली, ब्लॉकिंग पोटेशियम चैनल। तो भैया सोडियम चैनल की एंट्री को ब्लॉक करता है जिससे सोडियम की एंट्री नहीं होगी, एंड सोडियम की एंट्री नहीं होगी तो एक्शन पोटेंशियल को स्टिमुलेट नहीं इनहिबिट करता है। एक्शन पोटेंशियल को अभी आपको नहीं समझना है कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इतना समझ लो कि कोई भी सेल के अंदर जब सोडियम आता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो वो एक्शन पोटेंशियल नहीं होने देगा क्योंकि सोडियम को ही एंट्री नहीं होने देता है, ठीक है। हाँ, व्हाट डू लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक, लोकल एनेस्थेटिक्स किसको ब्लॉक करता है, सेंसरी नर्व ओनली, या तो मोटर फाइबर ओनली, या तो सेंसरी और मोटर दोनों, या तो एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम मोटर नर्व एंडिंग। बताओ, तो ब्लॉक करने का काम बोले तो सेंसरी और मोटर फाइबर दोनों को, सेंसरी और देखो ये डिले करता है, इसको ब्लॉक नहीं करता है, डिले करता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं करवाता, धीरे धीरे करवाता है ना, लेकिन सेंसरी और मोटर फाइबर को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देता है।
ठीक है, ताकि पेन का सेंसेशन हमें हो ही ना। ठीक है, चलो अब इसमें काफ़ी पॉपुलर है लिग्नोकेन। काफ़ी बार पूछा जाएगा कि लिग्नोकेन के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिख दो, या फिर आप लोकल एनेस्थेटिक क्या है और कोई एक प्रॉपर ड्रग का बताइए क्या होता है, कैसे होता है। तो लिग्नोकेन मोस्ट कॉमनली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स है, जो कि डेरिवेटिव है किसका, एसिटानाइलाइड का। किसका, एसिटानाइलाइड का। और इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करेंगे तो लिग्नोकोन एक्ट्स एफिशिएंटली इन यूज्ड टॉपिकली। टॉपिकली भी इसका इस्तेमाल होता है, जेल के फॉर्म में होता है। टॉपिकली यानी स्किन के टॉप पर, यानी ऊपर ऊपर। इट प्रोड्यूसेस सिमिलर इफेक्ट, सिस्टेमिक इफेक्ट एज प्रोकेन। जैसे प्रोकेन, आपका प्रोकेन भी एक लोकल एनेस्थेटिक है, जैसे वो एक्शन शो करता है ये भी वैसे ही करता है। लोकल एनाल्जेसिक आर कॉमनली वेसोडाइलेटर्स, वेसोडाइलेटर होते हैं। बट लिग्नोकेन हैज़ नो इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है ब्लड वेसल्स पे। एंड ये आपका जाइलोकेन 2% इसका ब्रांड नेम है, जिसमें लिग्नोकेन होता है, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग का है। एंड विद इन 2 to 3 मिनट्स आपकी बॉडी का वहाँ पे पेन के सेंसेशन को ब्लॉक कर देगा एंड आप आराम से टाका वगैरह लगा पाएंगे। तो ये बोला इट कॉज ड्रॉजीनेस, एमनीसिया ड्यू टू सेरिब्रल डिप्रेशन इफेक्ट। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप हाई डोज में लेते हैं तो आपको ड्रॉजीनेस, चक्कर आना, एमनीसिया यानी कि भूलने की बीमारी, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत भूलने लग जाएंगे, सेरिब्रल डिप्रेशन हो सकता है ना। ऑन अप्लाइंग टॉपिकली कोरोनिया माइड्रेसिस ऑकर, यानी कि आपका माइड्रियसिस ऑकर हो जाएगा। माइड्रियसिस मतलब है कि आंखों की प्यूपिल डायलेट कर जाएंगी। जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा। प्यूपिल क्या हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा। ठीक है, हाँ, ये कुछ एक्शन होता है। ठीक है, तो ये लोकल एनेस्थेटिक्स था, आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स को अच्छे से जरूर पढ़िएगा। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। क्या, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, NSAIDs। अगर बात करें NSAIDs की, तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर मेंबर्स ऑफ थेरेपेटिक ड्रग क्लास विच रिड्यूसेस पेन, डिक्रीजेज इन्फ्लामेशन, डिक्रीज फीवर, प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट। ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट नोट्स काफ़ी बार लिखने आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब आता है। देखो NSAIDs का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो होते हैं वो किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ऐसे मेंबर ऑफ थेरेपेटिक ड्रग के क्लास हैं जिसमें पेन को रिड्यूस करता है, जो पेन को कम करता है ना, फिर उसके बाद इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, फीवर को कम करता है, एंड ब्लड क्लॉट होने से भी बचाता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, है ना, ब्लड क्लॉट होने से भी बचाने का काम करता है, ब्लड क्लॉट होने से भी बचाता है। एग्जाम्पल में आपका जैसे हो गया एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन हो गया, फिनाइल ब्यूटाजोन हो गया, इंडोमेथासिन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया। तो डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ये सब क्या है, NSAIDs क्लास की ड्रग्स हैं। NSAID मतलब क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन देखो, ये अलग अलग टाइप का होता है। जैसे एक सेलिसाइलेट्स होता है, देखो क्लासिफिकेशन में जरूरी नहीं कि आप सारा लिखें, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो कम से कम जरूर लिखिएगा। जैसे सेलिसाइलेट में एस्पिरिन जरूर लिखिएगा, एंड एस्पिरिन का केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या होता है, बताओ। फैजल खान करे कितनी देर में कम कर देता है, तो दो मिनट, विद इन 2 मिनट्स, 1 से 2 मिनट में स्टार्ट कर देता है काम। जैसे आप इंजेक्ट करोगे सोडियम के चैनल को ब्लॉक कर देगा वो। ठीक है, सेलिसाइलेट्स, एस्पिरिन की बात करें तो सेलिसाइलेट के अंतर्गत आता है, जो कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। फिर आप लिख देना प्रोपेनोइक एंड डेरिवेटिव एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें आइबुप्रोफेन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, फिनोप्रोफेन, है ना। तो ये कुछ आप दो को कम से कम, आइबुप्रोफेन एंड कीटोप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ये तीनों को याद रख लेना। ठीक है, नेप्रोक्सेन। ठीक है, हाँ, तो आपका सेलिसाइलेट्स में एस्पिरिन आ गया, जिसका केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफेन हो गया, कीटोप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, फिनोप्रोपेन हो गया, एंड फेनामेट्स में मेफेनामिक एसिड हो गया। आप जानते होंगे मेफ्टाल स्पास नाम का एक दवा होता है, जो कि पीरियड्स में इस तरह इस्तेमाल होता है, या तो पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, स्टोमक में स्पाजम हो रहा है, तो उस कंडीशन को, संकुचन हो रहा है, अमोड़ रहा है पेट, अमेठ रहा है अंदर से, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। तो वो एक्चुअली स्पाजम को कम करता है। तो जो मेफ्टाल स्पास टैबलेट है ना, उसमें मेफेनामिक एसिड ही होता है ना। फिर उसी में आपका ये हो गया। फिर इंडोल्स में आप याद रख लेना इंडोमेथासिन होता है। ठीक है, फिर ऑक्सीकेम में पिरोक्सीकेम वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपके फिनाइल एसिटिक एसिड में डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम वगैरह हो जाते हैं।
एंड थोड़ा बहुत पायराजोल डेरिवेटिव वगैरह भी होता है, फिनाइल ब्यूटाजोन वगैरह होता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट ड्रग है हाईलाइट किया हुआ है उसको तो कम से कम जरूर लिखना, जैसे सैलिसाइलेट क्लास के बारे में लिखना, प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव के बारे में लिखना, फेनामेट्स के बारे में लिखना, इंडोल के बारे में, ऑक्सीकेम एंड फिनॉक्सी लैक्टिक एसिड के बारे में लिखना, ये फिनाइल एसिटिक एसिड के बारे में लिखना। ठीक है, ये सब जरूरी है लिखना ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। ठीक है, अब जैसे सैलिसाइलेट्स में आपके एस्पिरिन आ जाते हैं, काफ़ी बार NSAIDs क्या है, एंड उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है एस्पिरिन। क्या है? एस्पिरिन, है ना। ध्यान से सुनना, जो क्लासिफिकेशन है इसका वो है तो बहुत टाइप का, लेकिन आपके एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिखना जरूर। जैसे सैलिसाइलेट है, प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव है, फेनामेट्स है, इंडोल्स है, ऑक्सीकेम्स है, क्या कहते हैं फिनाइल एसिटिक एसिड वगैरह है, उसके अंतर्गत जो भी ड्रग्स आते हैं वो सब नाम लिख देना एग्जाम्पल के साथ। एंड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भैया एस्पिरिन के बारे में थोड़ा डिटेल में लिखो, तो ध्यान रखना ये दीज आर एस्टर्स ऑफ साल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। ये एस्टर्स ऑफ साल्ट है किसका, है ना, किसका है? सैलिसाइलिक एसिड का है। सैलिसाइलेट्स आर ऑलवेज गिवन ओरली, जब भी एस्पिरिन दिया जाता है तो ओरली ही दिया जाता है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन अगर बात करें CNS पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, इसका क्या होता है? तो एनाल्जेसिक एक्शन, है ना। सैलिसाइलेट्स प्रोड्यूस रिलीफ ऑफ पेन, पेन से रिलीफ दिलाता है विदाउट प्रोड्यूसिंग हिप्नोसिस। आपको हिप्नोसिस कॉज नहीं कराएगा। हिप्नोसिस मतलब क्या हुआ? आपको नींद लाने देना, तो नहीं, आपको स्लीप को इंड्यूस नहीं करेगा, स्लीप इंड्यूस नहीं करेगा, स्लीप आपको नींद नहीं आएगी, यानी कि दर्द को राहत कर देगा। एंड मार्क्ड इम्पेयरमेंट इन मेंटल एक्टिविटी, और बहुत कम ही इम्पेयरमेंट, मानसिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। सैलिसाइलेट्स रिलीव्स पेन्स बाय सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल एक्शन, यानी कि जो सैलिसाइलेट होते हैं जिसमें एस्पिरिन आता है, ये आपके क्या कहते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों तरीके से पेन को रिलीफ करता है। ठीक है, उसके बाद एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी होता है। अब एंटीपायरेटिक का मतलब काफ़ी बार पूछा जाएगा, एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है बताओ, है ना। हाँ, ये एंटी प्लेटलेट ड्रग भी है, वो भी बताऊंगा। तो इसका बहुत अच्छा यूज़ भी होता है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, देखना ध्यान से सुनना, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर एंटीपायरेटिक एक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। सैलिसाइलेट्स रिड्यूस एक्सेसिव बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल लेवल बाय हीट लॉस थ्रू स्वेटिंग एंड वेसोडाइलेशन, यानी कि सैलिसाइलेट्स आपके एंटीपायरेटिक यानी बुखार, फीवर को कम करेगा। किसको कम करेगा? फीवर को भी कम करता है। ठीक है, सैलिसाइलेट रिड्यूस करता है एक्सेसिव बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको भी कम करता है। कैसे? आपको स्वेटिंग कराएगा और ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी शो करता है। सैलिसाइलेट मतलब जो आपको इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन वगैरह हो गया, सूजन को भी कम करेगा। तो सैलिसाइलेट रिड्यूस करता है ओनली द इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट ऑफ डिजीज विदाउट अफेक्टिंग टिश्यू कंपोनेंट। कहने का मतलब है कि सैलिसाइलेट जो है इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट को भी कहीं ना कहीं, जो इन्फ्लामेशन जहाँ पर हुआ है, सूजन हुआ है, उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं कम करेगा। एंड जो टिश्यूज़ हैं जो उसको डैमेज नहीं पहुंचाता। सैलिसाइलेट्स इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, हेल्प टू प्रिवेंट पेन एंड इन्फ्लामेशन, यानी कि सैलिसाइलेट जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने नहीं देता है, जिससे कि वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है, बचाता है पेन और इन्फ्लामेशन, है ना, पेन और इन्फ्लामेशन नहीं होने देता। अगर बात करें इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेशन और ओवरऑल, एक भी या भी रख लेना, ये ब्लड क्लॉट भी नहीं होने देता है, ब्लड क्लॉट भी नहीं होने देता है। ये ब्लड थिनर के नाम पे भी जानते हैं इसको, ब्लड में मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है ना, ब्लड को क्लॉट भी नहीं बनने देता है। ठीक है, हाँ जी। फिर है आपका रेस्पिरेशन पर, सैलिसाइलेट स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेशन को एज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्शन। ठीक है, स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेशन को भी। GIT की अगर बात करो, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पर, तो द एसिड pH ऑफ स्टोमक लीड्स टू अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द सैलिसाइलेट्स, यानी कि जो आपका स्टोमक का जो एसिडिक pH है, वहाँ पर जब सैलिसाइलेट पहुँचता है ना, तो वहाँ पर वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में पहुँचता है। एंड द नॉन आयनाइज्ड फॉर्म सैलिसाइलेट इज वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल है, इसीलिए गैस्ट्रिक म्यूकोसा में चिपक जाता है एंड गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है, क्योंकि अनआयनाइज्ड फॉर्म में आता है, यानी वाटर सोल्यूबल है। एंड वाटर सोल्यूबल है तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, जो पेट के अंदर लेयर है, म्यूकस लेयर है, उसमें चिपक जाता है और वहाँ इरिटेशन कॉज करता है। टू अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेशन, है ना, हम लोग ताकि अवॉइड मतलब गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो, इसीलिए हम लोग सैलिसाइलेट को आफ्टर फूड लेते हैं, खाना खाने के बाद लेते हैं, क्योंकि ये इरिटेशन ज़्यादा कॉज करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल
खाना खाने के बाद ही करते हैं। एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ सैलिसाइलेट में कॉज, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सैलिसाइलेट का तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगेस्ट्रिक डिजीजेज, है ना, क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सरेशन, अल्सर वगैरह हो सकता है। एंड जीआईटी हेमरेज वगैरह हो सकता है। जीआईटी हेमरेज मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जो ब्लड वेसल्स वगैरह है उसमें रप्चर आ सकता है, ब्लड लीक हो सकता है, तो कहीं ना कहीं अल्सर कॉज करेगा, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा लंबा समय तक एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर एंटी रूमेटिक इफेक्ट भी शो करता है। एंटी रूमेटिक इफेक्ट मतलब क्या हुआ, जॉइंट पेन वगैरह को भी कम करता है। सैलिसाइलेट्स हैव पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन एंड आर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, दस हेल्प टू प्रिवेंट पेन एंड इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विद द रूमेटिज्म, है ना। तो आपको ओवरऑल पेन और इन्फ्लामेशन से हेल्पफुल होता है। एंटी गॉट एक्शन, जिसको यूरिकोस्यूरिक इफेक्ट भी कहते हैं, यानी गठिया वाला समस्या को भी कम करता है। When salicylates are administered in the dose more than 5 ग्राम per day, it prevents reabsorption of uric acid and increase its excretion। जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो गॉट होता है, गठिया वाला समस्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप 5 ग्राम पर डे के हिसाब से लेते हैं तो यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है एंड उसके एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है, यूरिक एसिड को बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। हैंस ड्यू टू यूरिकोसूरिक प्रॉपर्टी के वजह से दे आर यूज्ड इन गॉट, इसीलिए हम लोग इसको गॉट में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गठिया वाले रोग में भी इस्तेमाल। देखो एस्पिरिन को मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है एस्पिरिन, एनएसएइड्स क्या है और एस्पिरिन पर डिटेल में लिखिए, तो एस्पिरिन को आपको पढ़ना होगा। थेरेपेटिक यूजेज ऑफ एंटी क्या कहते हैं सैलिसाइलेट्स यानी एस्पिरिन, तो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है। हाँ, एनाल्जेसिक पेन किलर, एंटीपायरेटिक, देखो इसका ब्रांड नेम डिस्पिरिन के नाम से आता है, एस्प्रो के नाम से आता है, तो ध्यान रखना एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर एंड रूमेटाइड अर्थराइटिस, अगर किसी को जोड़ में दर्द की वजह से फीवर है या फिर जोड़ों में दर्द है उसको भी ट्रीट करता है। एस्पिरिन हैव बीन यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, देखो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट फाइब्रिन थ्रोम्बस, यानी कि ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनने को भी बचाता है। कह रहा एस्पिरिन हैज बीन यूज्ड टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट फाइब्रिन थ्रोम्बस, यानी प्लेटलेट फाइब्रिन थ्रोम्बस नहीं बनने देगा क्योंकि इसके अंदर एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है। क्या होता है? एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है। एंड सैलिसाइलिक एसिड आर ऑल्सो हैज केराटोलाइटिक, फंगीस्टैटिक, माइल्ड एंटीसेप्टिक एक्टिविटी, थोड़ा बहुत एंटीसेप्टिक भी है, यानी माइक्रोब्स को ग्रोथ नहीं होने देगा। मिथाइल सैलिसाइलेट इज यूज्ड इन काउंटर इरिटेंट एंड रूबिफिशिएंट, काउंटर इरिटेंट अगर कहीं इरिटेशन वगैरह हो रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं ठीक करने में हेल्पफुल होता है। तो एस्पिरिन को हमने डिटेल में पढ़ा। अब आपसे कुछ सवाल है उसको जवाब दीजिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ नॉन स्टेरल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इसमें से कौन से एनएसएइड्स के अंतर्गत आता है बताओ, है ना। चलो ध्यान से सुना, एनएसएइड्स 5 नंबर में आते हैं तो थोड़ा बहुत लिखना होगा। क्या लिखना? कुछ नहीं। एनएसएइड्स क्या होता है, देखो क्लासिफिकेशन क्या है ना, ध्यान रखना, एंड उसके एस्पिरिन के बारे में फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। तो आज आप सभी लोग का होमवर्क है एनएसएइड का एक शॉर्ट नोट बनाएंगे, है ना, एनएसएइड का और एक लोकल एनेस्थेटिक्स का, एक पेज में आपको हटाना है सब कुछ। उसमें क्या क्या एस्पिरिन का फंक्शन है, मेन फंक्शन लिखिए, लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन लिखिए। उसी तरीके से लोकल एनेस्थेटिक एजेंट भी बनाइए और स्टोरी पे मेंशन कीजिएगा। एंड जो बच्चे कम से कम बनाते नहीं हो तो अगर हम स्टोरी लगाते हैं तो उसको पढ़ना, स्टोरी लगाते कुछ सोच समझ के उसको पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ नॉन स्टेरल, क्या होता है? ब्लड क्लॉट बनाने के लिए इंक्रीज करना, नो, ब्लड क्लॉट नहीं बनने देगा एस्पिरिन जैसा ड्रग। इन्फ्लामेशन को कम करना, यस, इन्फ्लामेशन को कम करेगा। फीवर रेज करना नहीं, कम करना। प्रमोट पेन नहीं, पेन को कम करना। तो आंसर हो जाएगा बी, है ना। व्हाट इज द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ सैलिसाइलेट्स एस्पिरिन ऑन द सीएनएस? जाहिर सी बात है जो बच्चा शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रहा है तो उसको बहुत हेल्प करेगा, एग्जाम में लिखने के लिए उसको सोचना ही पड़ेगा, लिखा जाएगा अपने आप, है ना। और जो एकदम से कोड़ी है, कुछ नहीं कर रहा तो उसको तो दिक्कत आएगी ना, दिक्कत आना वाजिब भी है कि नहीं। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ सैलिसाइलेट्स एस्पिरिन? प्रोड्यूस हिप्नोसिस, नो, हिप्नोसिस कॉज नहीं करता। रिलीफ पेन विदाउट इम्पेयरिंग मेंटल एक्टिविटी, यस, आपका पेन को रिलीफ करता है एंड मेंटल एक्टिविटी को कोई भी असर नहीं डालता है। अब उसी में आपके आइबुप्रोफेन आ जाते हैं, ठीक है। आइबुप्रोफेन पे भी शॉर्ट नोट्स लिखने आ सकता है। तो आइबुप्रोफेन कह रहा है इट इज़ अ प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव, हाँ, ये एक प्रोपेनोइक के एसिड डेरिवेटिव है, वो सैलिसाइलेट्स था, ये प्रोपेनोइक एसिड के कहते हैं एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है, आइबुप्रोफेन, ध्यान रखना। तो आइबुप्रोफेन एक प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव है एंड हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट।
एंड इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन को कम करना, इन्फ्लामेशन को कम करने में इस्तेमाल होता है। इक्विवेलेंट टू एस्पिरिन, एस्पिरिन से बराबर ही है, बट इट इज़ मोर एफिशिएंट एनाल्जेसिक देन एस्पिरिन और पैरासीटामोल। आइबुप्रोफेन एस्पिरिन और पैरासीटामोल के कंपैरिजन में उससे थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। इट इज़ अ पोटेंट इनिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज, ध्यान रखना कॉक्स है ना, साइक्लोऑक्सीजिनेज नाम का एंजाइम होता है, उसको इनिबिट करता है। प्रोलॉन्ग द ब्लीडिंग टाइम बिकॉज ऑफ एंटीप्लेटलेट इफेक्ट, है ना, एंड ब्लीडिंग टाइम को भी इंक्रीज कर देगा। अगर कहीं कट फट लग गया, आइबुप्रोफेन आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका ब्लीडिंग ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें एंटीप्लेटलेट इफेक्ट भी होता है। एंड ये कॉक्स किस एंजाइम को इनिबिट करके अपना एक्शन शो करता है बताओ? कॉक्स यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनिबिट करता है। आइबुप्रोफेन इज यूज्ड इन डोज 400 से 800 mg 4 टाइम्स इन अ डे, आप दे सकते हैं 400 से 800 mg तक इस्तेमाल होता है ना। द ड्रग इज एब्जॉर्ब कम्प्लीटली ऑन ओरल एडमिशन, अगर आप ओरली लेते हैं तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है। साइड इफेक्ट में गैस्ट्रिक ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, पेप्टिक अल्सर कॉज सकता है। NSAID ज़्यादा यूज़ करोगे तो पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करना। नोजिया, एपीगैस्ट्रिक पेन, डिप्रेशन, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के तौर पर हो तो कभी भी आप आइबुप्रोफेन हो, एस्पिरिन हो, मेफेनामिक एसिड हो, मेफ्टालिस्पास जिसको कहते हैं, तो जो भी NSAID, पैरासीटामोल हो, तो इस टाइप के NSAID, डाइक्लोफेनेक हो, तो जो भी NSAID कैटेगरी के ड्रग हैं उसको आप 2 डोज या 3 डोज से ज़्यादा मत दीजिए पेशेंट को। 2 से 3 डोज दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का डोज यानी 4 गो डोज दीजिए। पेशेंट अगर बेहतर फील कर रहा है तब तो ठीक है, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए कि भैया आप डॉक्टर से मिल लीजिए। कारण बता रहा हूँ कि अगर आप लंबे समय तक उनको NSAIDs के भरोसे रखेंगे, ठीक तो होगा फिर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनको भविष्य में और ज़्यादा समस्या आ सकता है। अगर कहीं ब्लीडिंग होने लगे, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, जाहिर सी बात है पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है, एपीगैस्ट्रिक पेन स्टार्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपका और भी मार्केट खराब हो जाएगा, आसपास में आपका रिव्यू खराब हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी NSAIDs ज़्यादा डोज में नहीं देना। 2 डोज हो सके तो पहले तो आप 2 ही डोज दो, एक सुबह एक शाम, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो आप दे दो कि हाँ भैया चलो 2 दिन आप खा लो, उससे ज़्यादा आप मत देना, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना। एल्डरली पेशेंट्स कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आइबुप्रोफेन, मैंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को फील किया है, ठीक है, प्रैक्टिकली मैंने फील किया है। चलो, जैसे नेप्रोक्सेन वगैरह है, माइग्रेन के पेन में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है ना। माइग्रेन के पेन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्या आप 5 गो टैबलेट दे दोगे उसको? नहीं, 1 टैबलेट देना है, बस 1 ही गो टैबलेट देना है, और वो खा लेगा, ठीक हो जाएगा। दिक्कत होगा बार बार तो भाई फिर नहीं देना, ठीक है, ध्यान रखना। बोथ द ड्रग्स हैव सिमिलर एक्शन लाइक आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन हो या कीटोप्रोफेन, दोनों में एक्शन वही है, आइबुप्रोफेन जैसा है। द डोज ऑफ द ड्रग इज 250 mg ट्वाइस अ डे, है ना, टू बी एडजस्ट। 250 mg दिन में 2 बार होता है, आप एडजस्ट कर सकते हो, रिक्वायरमेंट क्या है। इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी है तो उसमें नहीं देना है, लैक्टेशन है तो उसमें नहीं देना है, चिल्ड्रन साइड इफेक्ट वगैरह है तो आपको नहीं देना है। द डोज ऑफ कीटोप्रोफेन इज 50 से 100 mg ट्वाइस अ डे डिपेंडिंग ऑन पेशेंट वेट एंड सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट है माइस्थीनिया ग्रेविस टॉपिक। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? तो माइस्थीनिया ग्रेविस मैंने बताया था 3 टॉपिक आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पढ़ाया था लोकल एनेस्थेटिक, जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। देखो लोकल एनेस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको मैंने बताया ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस और एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स पढ़ चुके हैं, NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग पढ़ चुके हैं, ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो चलो ध्यान से सुनना, अभी आ जाओ सभी लोग, अभी आ जाओ सभी लोग, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं इसमें माइस्थीनिया ग्रेविस। तो एक्चुअली माइस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है? तो माइस्थीनिया ग्रेविस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है। ऑटो इम्यून कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी का खुद का इम्यून सेल ही, है ना, आपके मसल्स को वीक कर देता है ना। लेकिन आप ध्यान से सुनना, कहने का मतलब है कि जो माइस्थीनिया ग्रेविस है एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना। लंबे समय तक, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक होता है, ऑटो इम्यून यानी आपका बॉडी का खुद का इम्यून सेल ऐसा करता है। न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है जो कि आपके स्केलेटल मसल्स वीक हो जाते हैं, जो आपके कंट्रोल में मसल्स हैं वो आपके कंट्रोल में धीरे धीरे नहीं रहने लग जाता है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज टू निकोटिनिक रिसेप्टर। ध्यान रखना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी न्यूरॉन्स, जैसे ये मसल्स है और न्यूरॉन है, उसके बीच में जो आपका कौन सा रिसेप्टर होता है? तो बताओ, NM रिसेप्टर होता है ना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में NN, एक न्यूरॉन के बीच में रिसेप्टर होता है, और एक
एन न्यूरॉन और मसल्स के बीच में एनएम रिसेप्टर होता है, तो ये जो एनएम रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है ना, उसके अगेंस्ट आपका बॉडी का इम्यून सेल एंटीबॉडी बनाने लगता है एंड उसको चुन चुन के मारना शुरू कर देता है। एंड जब उसको मारेगा, निकोटिनिक रिसेप्टर को मारेगा, तो क्या होगा, आपके बॉडी में जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होंगे, समझना बात को, एसिटाइल कोलिन आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके रिसेप्टर है उससे बाइंड करेगा नहीं कर पाएगा। एंड आप समझो कि जब एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा, है ना, तो जाहिर सी बात है कि आपका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसमें जो ड्रग्स यूज़ होते हैं, मॉड्यूलेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, है ना, ध्यान रखना, आपका क्या कहते हैं, ध्यान सुनना। पहले तो आप लिख लो साइन एंड सिम्टम में क्या क्या होता है। वीकनेस इन चीविंग, आपको चबाने में बहुत दिक्कत होगा, है ना। डिप्लोपिया भी होता है, डबल विजन होता है ना। डायसेर्थिया यानी स्लर्ड पिच, बोलने में लड़खड़ाने लगिएगा आप, है ना। डिस्फेगिया यानी कि स्वेलोइंग डिफिकल्टीज, है ना, स्वेलो करने में समस्या आएगी। मसल वीकनेस ऑफ लिम्स, आपके पैर हाथ के मसल्स वीक हो जाएंगे। एंड प्रिजर्व डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ठीक है, हाँ, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एंड कौन कौन से ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मॉड्यूलेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, है ना, कह रहा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग। यहाँ पर हम लोग एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग, कहीं ना कहीं एसिटाइल कोलिन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है कि नहीं, आपके एसिटाइल कोलिन अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग दिया जाता है। एग्जांपल में पायरिडोस्टिग्मिन ब्रोमाइड है, या तो नियोस्टिग्मिन है, ब्रोमाइड है, जो कि कहीं ना कहीं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को करवाता है, अच्छे तरीके से एसिटाइल कोलिन को अवेलेबल रखता है, काम करवाता है, ठीक है। पहला क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सीधा याद रख लो, अगर समझ नहीं आ रहा तो ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस में एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग आएगा। एग्जांपल में लिख लो पायरिडोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, ये ACH की अवेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है, ताकि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, न्यूरॉन और मसल के बीच में ट्रांसमिशन अच्छा हो और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। इम्यूनोमॉड्यूलेशन में इम्यून चेंज करना, जैसे कि आपके बॉडी में जो प्लाज्मा है उसको एक्सचेंज करना। इट हेल्प टू रिमूव एबनॉर्मल एंटीबॉडी, अगर आपके बॉडी के प्लाज्मा को एक्सचेंज करेंगे तो आपके बॉडी में जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज है वो बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं, हाँ। इंट्रावेनस इम्यून ग्लोबुलिन, आप इट ब्रिंग्स अबाउट डाउन रेगुलेशन ऑफ एंटीबॉडीज डायरेक्टेड इंजेक्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, आप डायरेक्टली कहीं ना कहीं एंटीबॉडी डाल देते हो, कहने का मतलब है इट ब्रिंग्स अबाउट डाउन रेगुलेशन ऑफ एंटीबॉडी डायरेक्टली अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट डायरेक्टली यहाँ पे चीज़ें चलती है। इम्यूनो एडजॉर्प्शन, दिस प्रोसीजर हेल्प्स टू रिमूव anti-AChR एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, यानी कि जो आपके जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पा रहा तो उसके अगेंस्ट में anti-AChR डालेंगे, है ना, मतलब जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को बाइंड कर रहा है, डिस्टर्ब खत्म कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी ये आप लोग दे देंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं उसके जो रिसेप्टर है वो नहीं काम कर रहा है तो वो काम करने लगेगा, ठीक है। मस्करेनिक रिसेप्टर आपके न्यूरॉन और मसल के बीच में नहीं पाया जाता, इसीलिए वहां पर नहीं, निकोटिनिक एक्शन, ठीक है। चलो, मेन तो आपको याद रखना एंटीकोलिनेस्टरेज, पायरिडोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, ठीक है। चलो, अब है इसके क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ वीकनेस इन माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में जो वीकनेस हो जाता है इसका मेन कारण क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नो। डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज टू निकोटिनिक रिसेप्टर, यस, आपका एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है किसके अगेंस्ट, निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट, है ना, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, बी। फिर आपका इसी तरीके का सवाल आता है एंड यहीं पर आपका ये लेक्चर खत्म होता है, कंप्लीटली आपने पढ़ लिया एंड थैंक यू सो मच। सभी लोग इस लेक्चर को 2-3 बार देखिए, थोड़ा क्रैश कोर्स का टाइम है, एग्जाम सर नज़दीक है तो थोड़ा मैंने तेज़ी से पढ़ाया एंड एक लेक्चर में तीनों टॉपिक खत्म किया। अदरवाइज अगर आप पूरे साल पढ़े होंगे तो मैंने लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर 2 लेक्चर में पढ़ाया था यार, और भी डिटेल में पढ़ाया था। एनएसएड्स को 2 क्लास में पढ़ाया था। ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस पर एक सिंगल टॉपिक था, लेकिन अभी उतना समय नहीं है तो शॉर्ट कर करके मैंने पढ़ाया है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आया तो याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और सभी लोग जिनको भी इंस्टाग्राम पर आना है, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।